जून 2013 का जो आपको सिलेबस दिया है सी इंस्टीट्यूट ने, उसमें से ये क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। तो अभी हमने जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 50 और 66 के लिए मेरे पास मेल्स आई थी कुछ स्टूडेंट्स की, तो उनके लिए ये क्वेश्चन नंबर 50 और 60 मैं करा रहा हूँ। पेज नंबर ये है क्वेश्चन नंबर 50 में 9.57 पेज नंबर, यानी 9th चैप्टर है ये, इसका मतलब 9.57 क्वेश्चन नंबर 50 की डिमांड है। आइए क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं। मैं पढ़ रहा हूं, द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट आफ्टर इफेक्टिंग द अबव ट्रांजैक्शंस। तो जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बताइए कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या बैलेंस शीट में जाएगा, तो आपको इसे समझना पड़ेगा। देखिए, आपको समझना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। इसमें अगर आपके पास कोई ओपनिंग बैलेंस है तो वो आप यहां पर लिख देंगे। इसके बाद इसमें जोड़ देते हैं जो इस साल का करंट प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये ऐड कर देते हैं। और इसमें से माइनस होता है स्टूडेंट्स एप्रोप्रिएशन, एक्सपेंसेस नहीं, एप्रोप्रिएशन। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस एंड एप्रोप्रिएशन? देखिए, एक्सपेंसेस जो होते हैं वो चार्ज होते हैं, वो P&L अकाउंट में आते हैं, जो अब स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट के नाम से जाना जाता है। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट नहीं, मैं भी कई बार बोल देता हूं क्योंकि हमें पुरानी आदत हो चुकी है, ठीक है, 10, 12, 15 साल हो गए। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ P&L में हम एक्सपेंसेस ले जाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं ले जाते हैं। तो यानी अब एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है यहां पर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन P&L स्टेटमेंट ऑफ P&L और स्टेटमेंट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन। ठीक है जी। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन में इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सबसे पहली बात यह है कि इसे पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये दोनों ही कंपनी अकाउंट्स के हैं। दोनों ही किसके हैं? यानी अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में स्टेटमेंट ऑफ P&L नहीं बनता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, जो डबल एंट्री बुक सिस्टम में आपको सिखाया जाता है, फाइनल अकाउंट सिस्टम में। और पार्टनरशिप में P&L एप्रोप्रिएशन बनता है और वो ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से या इंडियन कंपनी एक्ट के हिसाब से। यानी कोई भी पार्टनरशिप फर्म अगर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना चाहती तो ना बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी कानून इंडिया में उसको बनाने के लिए बोलता नहीं है। तो फिर वो सारे आइटम्स जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखे थे वो सब कहां जाएंगे पार्टनरशिप फर्म के लिए? वो सब आप P&L अकाउंट में शो कर सकते हैं। वो सब कहां शो कर सकते हैं? ठीक है, मैं वापस आता हूं इधर। हम क्या पढ़ रहे हैं? इश्यू ऑफ शेयर्स। तो याद रखिए, इश्यू ऑफ शेयर्स जो है वो कंपनी अकाउंट्स का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। तो उसमें कंपनी लॉ एप्लीकेबल है। क्या एप्लीकेबल है? कंपनी लॉ के जितने सेक्शंस हैं वो सारे एप्लीकेबल हैं। तो इसका मतलब वो कंपनी के लिए बनाए जा रहे हैं अकाउंट्स। किसके लिए बनाए जा रहे हैं? किसी इंडिविजुअल फर्म के लिए नहीं बनाए जा रहे, किसी प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए नहीं बनाए जा रहे हैं, किसी पार्टनरशिप फर्म के लिए नहीं बनाए जा रहे। किसके लिए बनाए जा रहे हैं? ये बेसिक डिफरेंस हम अक्सर भूल जाते हैं पढ़ते समय, इसको माइंड में फोकस कर लो। ठीक है, अब वापस आता हूं मैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, स्टेटमेंट ऑफ P&L किस लिए बनता है? नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए। किस लिए बनता है? तो बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? कैलकुलेटिंग ऑफ नेट प्रॉफिट, कैलकुलेट करना। ठीक है, और स्टेटमेंट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन में जो P&L एप्रोप्रिएशन होता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करना दिखाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही एप्रोप्रिएशन होता है। आप डिक्शनरी में भी जाकर चेक करें एप्रोप्रिएशन का मीनिंग, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। इंग्लिश वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, अकाउंटिंग वर्ड क्या होता है? एप्रोप्रिएशन, एब्सॉर्प्शन एंड अलोकेशन। ये 3 वर्ड अकाउंटिंग है, जिसमें से आपको एक वर्ड अब सीखने को मिल रहा है, एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ
ऑन ए सर्टेन परसेंटेज। ठीक है, तो अब इसका मतलब मैं वापस आता हूं एप्रोप्रिएशन पर। तो एप्रोप्रिएशन क्या है? जो नेट प्रॉफिट है उसका है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है उसका? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट कौन सा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सही है। यहां पर जो इतने भी आइटम्स आते हैं वो सब कौन से होते हैं? चार्ज आइटम। चार्ज आइटम का मतलब है कि चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, उन्हें शो करना है तो करना है, कंपलसरी हैं, चार्जेबल हैं। और यहां पर जो आते हैं वो कौन से आइटम आते हैं? एप्रोप्रिएशन वाले। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब एप्रोप्रिएशन वाले कौन से आइटम होते हैं मैं यहां लिखने जा रहा हूं, बहुत होते हैं, उनमें से कुछ लिखने जा रहा हूं जो सीपीटी लेवल पर आपको मालूम होने चाहिए। देखिए जी, आप लोगों को रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स पढ़ा दिया गया। अगर नहीं पढ़ाया तो ऐसे अभी ऐसे समझ लीजिए, और अगर आपने ऑलरेडी रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर पढ़ा हुआ है तो उसमें एक एंट्री आपने करी होगी सीआरआर में ट्रांसफर करने की, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। उसकी जर्नल एंट्री क्या थी? P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट टू, तो यानी वो यहां से आया ना, तो लेस एप्रोप्रिएशन, तो ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। जब आप इससे पहले वाली क्लासेस में पढ़ते थे तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, 12th में पढ़ा होगा, तो वहां पे डीआरआर था, वो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनाते थे आप लोग? P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट टू, याद आया? तो यानी ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। इसे डिबेंचर रिडम्पशन फंड भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, डिबेंचर रिडम्पशन फंड या डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है, इसके अलावा कोई सिंकिंग फंड हो तो ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड। ये तो वो है जो आपकी नॉलेज में थे, इसलिए मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, इसके अलावा कई बार हम बोनस शेयर इशू कर देते हैं। क्या इशू कर देते हैं? तो बोनस शेयर से अगर यहां से निकाला है तो ट्रांसफर फॉर बोनस शेयर्स। ठीक है, प्रॉफिट कमाते हैं, किस लिए कमाते हैं? डिविडेंड बांटने के लिए, तो यानी डिविडेंड। डिविडेंड मेड या पेड? मेड। कौन सा वाला? पीएससी का भी और ईएससी का भी, दोनों डिविडेंड, याद रखिएगा। ठीक है, और एक कंपनी जितना डिविडेंड देती है उस पर टैक्स भी देती है। उस पर क्या देती है? टैक्स देती है। आगे जाकर पढ़ने को मिलेगा, सीपीटी कोर्स में नहीं है। तो उस डिविडेंड पर जो टैक्स बनता है उसे बोलते हैं सीडीटी, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। तो उसको भी P&L एप्रोप्रिएशन से ही दिया जाता है, इसलिए ट्रांसफर टू कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके अलावा जितना भी डिविडेंड दिया जाता है उस पर कंपलसरी कुछ लॉज हैं जो कंपलसरी जनरल में ट्रांसफर करने के लिए बने हुए हैं। सीपीटी कोर्स में नहीं है, आगे जाके पढ़ने को मिलेगा, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा। तो जो डिविडेंड होता है उस पे कंपलसरी जनरल रिजर्व ट्रांसफर मैंडेटरी होता है अगर डिविडेंड 10% से ज्यादा दिया जाता है। तो अगर डिविडेंड 10% से ज्यादा दिया जाएगा तो कंपलसरी जनरल रिजर्व में कुछ अमाउंट, कुछ स्लैब होता है, वो ट्रांसफर किया जाता है। स्लैब मैं बता नहीं रहा हूं क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, वैसे स्लैब होता है अप टू 10%, और फिर 10% से 12.5%, और 12.5% से 15%, और 15 से 20%, और 20% से अबाउ। ठीक है, इसलिए तो नहीं बता रहा था कि तुम्हें याद नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्लैब होता है और उसके अकॉर्डिंग सर्टेनली कुछ परसेंटेज होती है जो ट्रांसफर होती है। आपके कोर्स में नहीं है इसलिए नहीं बता रहा था। तुम क्या सोच रहे थे मुझे याद नहीं? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद ये जो जनरल रिजर्व ट्रांसफर होता है, तो आप सिर्फ इतना याद रखो, क्या? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू। ठीक है जी, क्लियर, क्लियर हो गया। ठीक है, अब इन सब का टोटल कर लेंगे हम और यहां पर माइनस कर देंगे, तो ये बैलेंस आ गया। क्या बैलेंस आ गया? ये आ गया P&L एप्रोप्रिएशन का क्लोजिंग बैलेंस, जो बैलेंस शीट में जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पास पैसा कम पड़ जाता है तो मैं अरेंज कर लेता हूं, ठीक है, या ट्रांसफर कर देता हूं, तो वो कुछ आइटम्स ऐड बैक भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्योर फाइनल अकाउंट सिस्टम है जो आपके कोर्स में नहीं है, तो मैं उस चीज को नहीं समझा रहा हूं। आप सिंपल है, सीपीटी में इतने में हो जाएगा। तो जो इसका आया ये आ गया, ये ट्रांसफर टू कहां? बैलेंस शीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर और देखते हैं कि इसमें से क्या इंफॉर्मेशन काम में आने वाली है। देखिए स्टूडेंट्स,
क्वेश्चन नंबर 50 बेसिकली 49 से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो 49 में कहा है अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड, अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड। तो मैं आपको इसके लिए कुछ रूल्स पहले बताना चाहूंगा, बाद में उसके आंसर पर आएंगे हम लोग। कि डिविडेंड जो दिया जाता है वो हमेशा कॉल्स इन एरियर्स माइनस करने के बाद दिया जाता है, क्योंकि जिन्होंने कॉल्स नहीं दी हैं उनको क्या डिविडेंड दोगे आप। अब भाई दो शेयर होल्डर हैं एक मिस्टर ए एक मिस्टर बी। मिस्टर ए ने पूरे 10 रुपीज दिए हैं, मिस्टर बी ने सिर्फ अभी तक 8 रुपीज दिए, 2 रुपए उसका कॉल्स इन एरियर्स है। तो क्या दोनों को डिविडेंड एक जैसा जाएगा? तो उनको जाएगा 10 रुपीज पर, उनको जाएगा 8 रुपीज पर। समझ में आ गया? अगर डिविडेंड का अनाउंसमेंट 10% हुआ है तो उन्हें जाएगा 10 रुपीज का 10% और उन्हें जाएगा 8 रुपीज का 10%। समझ में आ गया? ऐसे होता है। तो यानी क्या सीखे? कॉल्स इन एरियर पर डिविडेंड नहीं होता। इसी तरीके से कोई आदमी अगर पहले से एडवांस में भेज दे, जिसे बोलते हैं कॉल्स पेड इन एडवांस, तो उस पर भी डिविडेंड नहीं होता, उसे भी डिविडेंड नहीं देना। क्यों नहीं देना? इसके पीछे लॉजिक बताने जा रहा हूं अब मैं। क्योंकि कॉल्स इन एरियर और कॉल्स पेड इन एडवांस, इन दोनों पर तो इंटरेस्ट का क्लॉज है ना। क्या है इन पर? तो इसलिए इन पर डिविडेंड का क्लॉज नहीं है। डिविडेंड का क्लॉज जो ओरिजिनल शेयर कैपिटल पर जो पेड अप वैल्यू होती है उस पर दिया जाता है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का जवाब तभी निकल सकता है जब हमें पेड अप कैपिटल मालूम हो। तो मैं क्वेश्चन में गया और क्वेश्चन में जाके देखा कि मेरी शेयर कैपिटल है 20 लाख। कितना है? अब मैंने देखा कि कहीं कॉल्स इन एरियर तो नहीं है। मैंने इधर देखा, मैंने उधर देखा, तो कॉल्स इन एरियर नजर आ गया। देखो कॉल्स इन एरियर है 10,000। तो कॉल्स इन एरियर जब मैं माइनस कर दूंगा तो पेड अप कैपिटल पता लग जाएगी। क्या पता लग जाएगी? 20 लाख में से अगर 10,000 माइनस कर दें तो कितना आ गया बच्चों? 20 लाख में से 10,000 माइनस करिए, बताइए क्या आया। और जो ये आया ये पेड अप वैल्यू है, इस पर डिविडेंड जाएगा, इस पर जाएगा डिविडेंड। बोलो सही है? यानी डिविडेंड निकालने के लिए एक तो पेड अप वैल्यू निकालते हैं, और याद रखें कि उसमें प्रीमियम वगैरह एडजस्ट नहीं होता। कई बच्चे प्रीमियम एडजस्ट करके, डिस्काउंट माइनस करके, फेस वैल्यू पर। कितने पर? तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड, तो उसके ऊपर देखो कंपनी ने डिक्लेयर करा है 10% डिविडेंड। तो अब वो जो पेड अप वैल्यू आपने निकाली थी अभी 20 लाख में 10,000 माइनस करके, उसका 10% निकाल दो। बोलो कितना आया? 1 लाख। तो यानी आपने डिविडेंड दिया है 1,99,000, यही दिया है ना। तो ये माइनस हो गया आपका। अच्छा, अब आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना बैलेंस था ओपनिंग में? वो था 67,000। देखें जरा, तो यहां पर लिखेंगे आप 67,000, ठीक है। और इस साल करंट ईयर में कितना प्रॉफिट कमाया है? वो है 1,90,610। समझ में आ गया? सीडीटी क्वेश्चन में वैसे तो लगना चाहिए, पर सीबीटी लेवल पर चूंकि नॉलेज नहीं होती इसलिए यहां पर है नहीं। वैसे सीडीटी का जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 16.225%। सॉरी, एक 2 हो रहेगा, 225%। ये सीडीटी का रेट है, यानी इस पर इतना परसेंट लगता है फिर माइनस होता है। लेकिन सीबीटी में ये नहीं होगा, इसलिए आपको ये सब नॉलेज नहीं दी जा रही है, ठीक है। चलते हैं हम आगे। तो इसके बाद और कुछ तो है नहीं बच्चों को क्वेश्चन में। तो अब इसका टोटल कर लीजिए और इसे बाहर ले जाइए, ठीक है, और इसे माइनस कर देंगे। कोई और आइटम तो नहीं है? एक बार हम देख लेते हैं कोई और आइटम है। देखें जरा क्वेश्चन में स्टार्टिंग से देखिए, जहां 10% डिविडेंड था उसके ऊपर लिखा हुआ था ट्रांसफर टू डीआरआर 50,000। तो यहां पर 50,000 भी है, तो इसे भी लिखें। अब इन दोनों का टोटल यहां ले जाइए और इसके में से माइनस कर दिए। ये आपका आंसर है 8,610 रुपीज, ठीक है। तो ये ट्रांसफर टू बैलेंस शीट है। अब ये देखो, ये ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है? ए बी सी डी में सी। तो सी इज द परफेक्ट आंसर। और इससे पहले जो 49 था उसमें जो डिविडेंड आया था आपका 1,19,000, वो कौन सा ऑप्शन था? तो इन दैट क्वेश्चन सी वाज द परफेक्ट आंसर, ठीक है। इट इज ओके। तो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 50 कंप्लीट कर दिया है। ये फॉर्मेट आप उतार लीजिए, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। और इसके बाद मैं आप स्टार्ट करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है जी। ओके, पर 66 की डिमांड थी ना आप लोगों की। क्वेश्चन नंबर 66। तो 66 में क्वेश्चन क्या कहता है आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 ये कहता है, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड इज 80 lakhs. There were no calls in arrears till the final call was made.
तो कहता है कोई कॉल सीनियर थी ही नहीं। कब तक? जब तक फाइनल कॉल हमने मेड नहीं करती। इसका मतलब फाइनल कॉल से पहले सारा पैसा आ चुका था। और आगे क्या कहता है? फाइनल कॉल वाज पेड ऑन, फाइनल कॉल वाज पेड ऑन, क्या कहते हैं? फाइनल कॉल वाज पेड ऑन 77500 शेयर्स, यही तो कह रहा है वो। द कॉल्स इन एरियर्स अमाउंट रुपीज 62,500 फाइनल कॉल पर शेयर। क्वेश्चन आसान नहीं लग रहा आप लोगों को? चलो फिर भी हम कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं इस क्वेश्चन को समझाने से पहले आपको ऐसे समझाता हूं कि मान लीजिए ये ऐसे शेयर हैं स्टूडेंट्स, और हमारे पास हमने इशू करे हैं 10,000 शेयर्स, और फाइनल कॉल पर मान लीजिए 500 शेयर्स ने कॉल से पेमेंट नहीं करी, नॉट पेड। तो बताइए कॉल्स इन एरियर्स क्या होगा? बताइए कितना होगा? 1500। बोलो सही है। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66, यही है। इसने क्या करा? ये आपको दे दिया गिवन, इसने क्या छुपा लिया? ये फाइनल कॉल बताया ना, हाँ जी, ये मिसिंग है। ये क्या है? और नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है आपको। नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है कि नहीं है आपको? गिवन है आपको। कितने हैं? एक मिनट स्टैंड बाय करना जरा। तो अब गिवन आपको ये दिया है। अब आप बताइए कैसे निकालेंगे? जो आपका कॉल सीनियर का अमाउंट है उसे नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन यही तो है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? आइए मैं बैक टू द पवेलियन क्वेश्चन नंबर 66 पर आते हैं। तो बैक टू द पिच बोलना चाहिए। तो कॉल सीनियर्स कितना है बताइए? और चूंकि ये फाइनल कॉल के कारण ही है, बताइए कितना अमाउंट? बताइए, मैं लिखूं। अच्छा जी, 62,500, और इसे डिवाइड कर देंगे हम नंबर ऑफ शेयर से। और नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर्स गिवन नहीं है स्टूडेंट्स, वो भी निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स आपको दिए हुए हैं, ये कितने दिए हुए हैं? 80 लाख रुपए। क्वेश्चन में जो चालाकी है वो ये है कि 80 लाख के साथ में प्रीफिक्स में रुपीस लिखें। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब कि ये आपको अमाउंट दिया हुआ है, आप इसे शेयर से डिवाइड करें। शेयर की प्राइस है 100 रुपीज़, तब आपको नंबर ऑफ शेयर्स पता लगेंगे। कितने आ गए? 80,000 शेयर्स। तो 80,000 से इसे डिवाइड कर दीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि एक शेयर पर कितना पैसा आपके पास नहीं आया है। ठीक है ना? लेकिन क्वेश्चन में कुछ और कहता है। वो कहता है द कॉल्स इन अमाउंट रुपीज 62,500 फाइनल कॉल वाज मेड एंड पेड। ठीक है, तो इसमें से ये था मेड, ये था, और पेड कितने लोगों ने करा? 77,000। तो इसका मतलब जो अनपेड है वो कितना है? 2,500। इन लोगों ने पैसा नहीं दिया। इन लोगों ने पैसा क्या नहीं दिया? ये नहीं दिया। तो इसलिए ध्यान दीजिए, इसलिए आप 2,500 शेयर से डिवाइड करेंगे। बताइए कितना आया? 25 रुपीज। तो 25 पर शेयर। क्या पा लिया आपने कि इस क्वेश्चन में जो मिसिंग है वो क्या है? 25 रुपीज। ये 25 है। नंबर ऑफ शेयर्स 2,500। तो अमाउंट कितना आएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 62,500। समझ में आ गया? क्या 25 रुपये ऑप्शन में है कहीं? कहाँ पर है? देखिए जरा, ये है ए में, तो ए आपका परफेक्ट आंसर है। ओके, ठीक है। तो दो क्वेश्चंस आप लोगों ने मेरे से पूछे और मैंने दोनों क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दिए। आगे कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। तो मेरे पास एक इंक्वायरी आई है, और इंक्वायरी आई है कि कंपनी अकाउंट्स में इशू ऑफ शेयर चैप्टर में बैंक अकाउंट का कोई शॉर्टकट मेथड है क्या? तो देखिए, मैं आपको बताता हूं, कोई भी शॉर्टकट मेथड नहीं होते। कोई भी शॉर्टकट मेथड कुछ नहीं होते। सीधी सी बात है कि आप अपनी कैश बुक को डायरेक्ट बना लीजिए। क्या बना लीजिए?
कैश बुक को डायरेक्ट बना लीजिए। जो डेबिट होगा वो प्लस है और जो क्रेडिट है वो कैश में आपको माइनस है। ओनली बैंक कॉलम प्रिपेयर हो रहा है कंपनी अकाउंट्स में। शॉर्टकट मेथड यही है कि आपको पर्टिकुलर्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सीबीटी दे रहे हैं, आप अकाउंटिंग तो लिख नहीं रहे हैं, आप डायरेक्ट अमाउंट लिखिए। तो आप जरा दिमाग लगाइए कि आपको पैसा कब कब मिलता है। आपको पैसा मिलता है एक तो शेयर एप्लीकेशन के टाइम पर, तो जो शेयर एप्लीकेशन की एंट्री है उसका अमाउंट आएगा यहाँ पर। दूसरा, कई बार आप पैसा वापस कर देते हैं रिजेक्ट, तो शेयर एप्लीकेशन का पैसा रिजेक्ट। ये बात क्लियर हो गई। दूसरा, आप अलॉटमेंट ड्यू करते हैं और अलॉटमेंट रिसीव करते हैं और एडवांस को माइनस करके करते हैं, तो शेयर अलॉटमेंट जो आपको रिसीव हुआ, अगर आपको यहां पर एडवांस रिसीव हुआ था जो आपने नहीं लौटाया, तो आप उसमें माइनस एडवांस कर देंगे उतना। याद आया? यानी जितना ड्यू होगा माइनस एडवांस, वो यहां पर होगा। एडवांस वो जो आपने अलॉटमेंट पर ट्रांसफर करा है, अलॉटमेंट वो जो कॉल्स पर ट्रांसफर करा है। ठीक है। इसके बाद जो फर्स्ट कॉल का पैसा आपके पास आया है एक्चुअल, अगर कॉल्स इन एरियर है तो वो माइनस करने के बाद, यानी ड्यू माइनस कॉल्स इन एरियर्स। इसी तरीके से सेकंड कॉल यानी ड्यू माइनस कॉल्स इन एरियर्स। उसके बाद आप शेयर फॉरफिट कर लेते हैं और उसे रीइश्यू करते हैं, तो रीइश्यू पर जो आपने पैसा एक्चुअल अमाउंट कलेक्ट करा, समझ में आ गया? इसके अलावा और कोई पैसा नहीं आता। इसके अलावा कई बार आपके एक्सपेंसेस हो जाते हैं, तो एक्सपेंसेस ऑन री इशू, सॉरी एक्सपेंसेस ऑन इशू, एक्सपेंसेस ऑन, और फिर जो डिफरेंस आएगा वही है बैलेंस सीडी, जो आपका आंसर होना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। इस तरीके से आप लोग अपना क्लोजिंग कैश बैलेंस निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक टेक्निक और भी होती है, जिसमें कि जैसे कि अभी अभी जो क्वेश्चन नंबर 66 में आपने किया था, उसमें 80,000 शेयर्स थे आपके पास। कितने शेयर्स थे? तो 80,000 पे सबसे पैसा आने पर 100 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आ जाएगा आपका 80 लाख, और माइनस जो पैसा आपके पास नहीं आया है कॉल्स इन, और वो बताया गया था उस क्वेश्चन में 62, यही था ना? तो जो आ गया ये बैलेंस शीट में जाएगा बैंक के नाम से। इसके अलावा कई बार आप शेयर्स प्रीमियम पर भी इशू कर देते हैं। इस क्वेश्चन में आपको प्रीमियम ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, इस वाले मेथड में। इसमें आपसे कभी गलती नहीं होगी, पर इसमें गलती हो जाएगी आपसे, क्योंकि फिर आदमी आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा प्रीमियम। इसमें आपको प्रीमियम ऐड करना पड़ेगा, तब आएगा बैलेंस शीट। ठीक है। और अगर आपने डिस्काउंट पर इशू करा है तो इस मेथड में आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, सब अपने आप बढ़िया हो जाएगा, अपने अच्छे से हो जाएगा। दिमाग डिस्टर्ब हो जाए एग्जामिनेशन हॉल में तो भी ठीक हो जाएगा आंसर। यहां पर टोटल कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है, क्योंकि यहां पर डिस्काउंट आपको माइनस करना पड़ेगा। समझ में आया नहीं आया? ये बात ध्यान में रखने वाली बात है। इसके अलावा शेयर फॉरफिट हो जाए, आपका शेयर फॉरफिट हो जाए, तो फिर ऐसी हालत में आपको इस वाले मेथड में कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सब अपने आप ठीक होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि जो शॉर्टकट रास्ते होते हैं वो हमेशा दिक्कत करते हैं। इसमें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, भले ही एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होगा तो भी आपसे आंसर सही होगा। मतलब 1 मिनट के ब्रेक के बाद भी अगर आपने यहाँ पर शुरू करा तो भी आप सही रास्ते पर पहुंचेंगे। पर यहाँ पर टोटल कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है। अगर आपने शेयर फॉरफिट कर दिया है तो फिर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है ना, कि आपको रीइश्यू को पैसा मिला है तो वो उसमें ऐड करना है। ये बात समझ में आई आप लोगों को? शेयर फॉरफिट हो गया तो उसको भी ध्यान में रखना है। तो ये कुछ एक बातें ध्यान में रखनी है, उसके बेस पर यहाँ बनना है। तो मैं बेस्ट ये कहूँगा कि आप इसी प्रैक्टिस को फॉलो करें। आपके पास 200 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से पार्ट ए जो पेपर होता है उसमें अकाउंट्स में कितने होते हैं? 60 क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स। और ऐसा कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है, 60 क्वेश्चन बड़े आराम से पूरे हो जाते हैं। 40 क्वेश्चन लॉ के होते हैं, ठीक है ना? यही तो होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। तो और आपको मैं बता दूं, आपका जो 2 घंटे का पेपर होता है, उस 2 घंटे में जो 40 क्वेश्चन जो लॉ के हैं, ये हार्डली आप 50 मिनट्स में पूरे कर देते हैं। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता लॉ के क्वेश्चंस को करने में। आप अच्छे से लॉ पढ़ें, ठीक है, अच्छे मेहनत से पढ़ें, अच्छे टीचर से पढ़ें, तो हमेशा आपको लॉ बड़ा आसान लगेगा और बड़ी जल्दी आप पूरा कर पाएंगे।
ठीक है, और 60 क्वेश्चंस इसमें बाकी बचा हुआ टाइम आप लगा सकते हैं। और 60 क्वेश्चंस में 50% क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल होते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा सीधा आंसर। ठीक है, कई बार तो ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है 70-80% तक आए हैं। ठीक है, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में थोड़ा सा टाइम लगता है कैलकुलेशन में, तो इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं आते, वो अच्छे से मैनेजमेंट के साथ आपका पेपर देते हैं, वेटेज के साथ, तो आराम से हो जाएगा। टेंशन मत लीजिए पेपर को कि पेपर में कुछ रह जाएगा। मैं सच्ची बात बताता हूँ, पेपर में कुछ नहीं रहेगा, आप लोग प्रिपेयर करके जाएं। ठीक है ना, तो ये सॉल्व हो गया आपका। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।